सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कार्डियोजेनिक शॉक की। कार्डियोजेनिक शॉक एक दिल का बीमारी है जिसमें दिल पंप करना कम कर देता है। तो इससे क्या होता है कि लो कार्डिक आउटपुट हो जाता है। कार्डिक आउटपुट क्या होता है कि दिल जब पंप करता है तो उसमें से कुछ ब्लड निकलता है जिसे हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है कि दिल जो है वो ब्लड निकालना कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे टिश्यूज होते हैं वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं। और टिश्यूज में ब्लड पहुंचना कम हो जाता है जिसे हाइपोपरफ्यूजन कहते हैं। ये दोनों कार्डियोजेनिक शॉक में आते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक क्या है? दिल का ऐसा बीमारी है जिसमें दिल पंप करना कम कर देता है। पंप अगर दिल कम करेगा तो वहां से ब्लड कम निकलेगा, अगर ब्लड कम निकलेगा तो टिश्यूज में कम जाएगा जिसे हम हाइपोपरफ्यूजन कहते हैं। वैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन भी होता है, ऑक्सीजन भी टिश्यूज को नहीं पहुंचेगा तो हाइपोक्सिया हो जाएगा। ये कार्डियोजेनिक शॉक की डेफिनेशन होती है कि लो कार्डिक आउटपुट स्टेट की वजह से हाइपोक्सिया और हाइपोपरफ्यूजन होता है। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक पे है। सबसे पहले तो पेशेंट का बीपी बहुत कम हो जाएगा, बीपी 90 से नीचे चले जाएगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से नीचे चल जाएगा। इसके बाद कुछ साइंस होते हैं जो हमने देखने होते हैं कि जिससे हमें पता चल सकता है कि पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में है। जैसे कि अगर किडनी में ब्लड कम जाएगा तो पेशेंट को पेशाब आना कम हो जाएगा जिसे हम डिक्रीज यूरिन आउटपुट कहते हैं। वैसे ही अगर ब्रेन में कम जाएगा ब्लड तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाएगा। वैसे ही अगर स्किन में ब्लड कम जाएगा तो पेशेंट एकदम ठंडा पड़ जाएगा जिसे कोल्ड पेरिफेरीज कहते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही नॉर्मली ब्लड फ्लो करता है टिश्यूज में तो टिश्यूज में ऑक्सीजन मिलता रहता है तो वो लैक्टेट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में चले जाता है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है टिश्यू में जिसकी वजह से वो लैक्टेट प्रोड्यूस करना बढ़ा देते हैं। तो कार्डियोजेनिक शॉक में लैक्टेट बढ़ा हुआ मिलता है हमें, जो 2 मिलीमोल पर लीटर से भी ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये सब को हम जब फ्लूइड देते हैं, जैसे कोई इसको ग्लूकोज चढ़ा दिया, ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी या फिर नॉर्मल सलाइन चढ़ा दिया, ये फिर भी ठीक नहीं हो पाते हैं क्योंकि इनमें प्रॉब्लम हार्ट में होती है। तो हम जितना भी उनको बोतल चढ़ाएं उससे उनका कार्डियोजेनिक शॉक ठीक नहीं होगा। इट इज़ रिफ्रैक्टरी टू फ्लूइड रिप्लेसमेंट। ये चीज़ें होती है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि जो ये 80% केसेस जो होते हैं वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकुलर एमआई से होते हैं। मींस जो हार्ट अटैक होता है, अगर वो हमारा, हमें पता है कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया होता है, 2 वेंट्रिकल होते हैं। ये मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये हमारा हो गया राइट एट्रिया, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रिया, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। जो 80% जो केस होते हैं जो कार्डियोजेनिक शॉक के, वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर का हार्ट अटैक होने से होते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट अटैक में क्योंकि हार्ट पंप नहीं करेगा, अगर हार्ट पंप नहीं करेगा तो का ब्लड बाहर नहीं आएगा, अगर ब्लड बाहर नहीं आएगा तो पेशेंट शॉक में जाएगा। सो और इससे भी ज्यादा जो एसटी सेगमेंट एलिवेशन होता है उसमें ज्यादा देखा गया देन नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन। अभी एसटी सेगमेंट एलिवेशन क्या होता है? एसटी सेगमेंट एलिवेशन हमें ईसीजी में देखने को मिलता है। जैसे ये हमारा हमारा ईसीजी आ गया, ये पी वेव आ गई, ये क्यूआरएस आ गया, और ये जो होता है हमारा एसटी एलिवेशन हो जाता है। इसमें इसमें देखने को मिलता है हमें ज्यादातर कार्डियोजेनिक शॉक। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा जो हार्ट को जो ब्लड कर कोरोनरी आर्टरी होती है वो सप्लाई करती है हार्ट को ब्लड। और अगर ब्लड पूरी तरह से अगर कोरोनरी ब्लॉक हो जाए कोई थ्रोम्बस की वजह से तो इसमें ब्लड नहीं पहुंचेगा। तो ये सब एसटी सेगमेंट एलिवेशन में ऐसा मिलता है। एसटी सेगमेंट एलिवेशन में पूरा का पूरा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल तक नहीं जाता है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकुलर का हार्ट अटैक हो जाता है। वहीं अगर नॉन एसटी की बात करें तो इसमें जो ब्लॉक होता है वो थोड़ा सा होता है, इसलिए ब्लड थोड़ा बहुत जाता रहता है हार्ट को, इसीलिए उसमें इतना ज्यादा कार्डियोजेनिक शॉक नहीं मिल सकता है। एसटी सेगमेंट एलिवेशन में ज्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि वो पूरी की पूरी नस ब्लॉक हो जाती है, पूरा का पूरा टिश्यू डेड हो जाता है, तो हार्ट पंप क्या करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आजकल इंसिडेंस इसका कम हो गया, जो 5 से 10% आ गया। क्यों? क्योंकि जो ये वेसल जो ब्लॉक हो जाती है आजकल हम इसको तुरंत खोल देते हैं। हमारे पास टेक्निक है, रिपरफ्यूजन थेरेपी है, जैसे थ्रोम्बोलाइसिस आता है, पीसीआई आता है, परक्यूटेनियस कॉरोनरी इंटरवेंशन। यहाँ पे हम डालते हैं कैथेटर डाल के, बैलून डाल के ये थ्रोम्बस हम रिमूव कर सकते हैं। ये होता है कार्डियोजेनिक शॉक। अब इसके बाद देखेंगे ये होता कैसे। जैसे कि हमने बताया कि यहाँ के वेसल ब्लॉक हो गया है जिसकी वजह से हार्ट को ब्लड नहीं पहुंच रहा है, तो हार्ट फेल होता है, हार्ट अपना ब्लड बाहर नहीं निकाल पाता है, हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाता है। सबसे पहले ये होता है कि हार्ट का जो पंपिंग एक्शन होता है वो कम हो जाता है। अब उससे क्या होगा, अगर पंप नहीं करेगा तो ब्लड बाहर भी नहीं निकलेगा, तो कार्डियो आउटपुट कम हो जाएगा। अगर कार्डियो आउटपुट कम होगा तो बीपी भी पेशेंट का फॉल कर जाएगा। अगर बीपी फॉल कर गया, क्योंकि हमें पता है कि मायोकार्डियम को भी ब्लड चाहिए होता है, तो हार्ट के मसल को भी ब्लड चाहिए होता है, हार्ट के मसल को भी ब्लड नहीं पहुंचेगा तो मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाएगा। फिर ये वापस वैसा ही रिपीट करता है, क्योंकि अगर हार्ट को ब्लड नहीं पहुंचा तो हार्ट फिर से कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देगा, अगर फिर से कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देगा तो फिर से वो ब्लड बाहर कम आएगा, फिर से बाहर कम आएगा तो फिर से हार्ट को ब्लड कम पहुंचेगा, तो ये साइकिल ऐसे चलता रहता है।
अब देखते हैं कि जब पेशेंट का शॉक होता है कार्डियोजेनिक शॉक में, तो इनिशियली कुछ समय में क्या होता है कि एकदम से वेसल, ये हमारा खून का जो है ब्लड ऐसे फ्लो करता है हमारी वेसल में। तो हम इनिशियली क्या देखते हैं कि ये वेसल ऐसी हो जाती है ताकि जो हमारा जो ब्लड है वो टिश्यूज तक पहुंचते रहे, ये इनिशियली मिलता है। जैसे ही पेशेंट शॉक में आया थोड़े समय पहले ही ये मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन हम बाद में देखेंगे कि ये वापिस ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो फिर से कम हो जाता है टिश्यूज को। सो बाद में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाद में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। इन्फ्लेमेशन किस वजह से होता है? क्योंकि वहाँ साइटोकिन्स प्रोड्यूस होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ये सब, और दूसरा पेरोक्सी नाइट्रेट प्रोड्यूस होता है। ये सब क्या करते हैं कि वैसोडाइलेशन करा देते हैं, जिसकी वजह से बाद में जाके टिश्यूज को अच्छी तरह ब्लड नहीं मिलता है। तो ये थोड़ा सा कार्डिक आउटपुट, कार्डिक शॉक के बारे में थोड़ा बता दिया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ और चीज़ें, जैसे कि इसको हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसका पता कैसे चलता है, कौन कौन से टेस्ट कराते हैं, फिर इसको ट्रीटमेंट करते हैं, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।